चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है ना। अपने एनसीईआरटी की किताब में ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है ना। तो बेटा जी हम लोग को पहले ये डिस्कस कर लेना है यहाँ पे कि हम लोग देख रहे थे विटिकस का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। याद कीजिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं विटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ना। तो बेटा जी मुझे बताना आप, विटिकस के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार जिनका क्लास पहला है उनको तो नहीं आएगा, बाद बाकी बच्चों को आता है। चलो ठीक है, मुझे बताना सबसे पहला किंगडम कौन सा है बेटा। चैट बॉक्स में जल्दी मुझे बताओ, सबसे पहला किंगडम कौन सा है बेटा जी। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट फतिहा। सुचिता, वेरी गुड बेटा। हाँ, सबसे पहला जो हमारा है मोनेरा। ओके फरहीन, मोनेरा। मोनेरा के बाद कौन सा आया है, जल्दी मुझे बताना। वेरी गुड बेटा। इसके बाद आया है प्रोटिस्टा। ठीक है ना। और प्रोटिस्टा के बाद कौन आए हैं, 3 ठो निकला है ना। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। 3 है। एक तो हमारा है फंजाई। फंजाई के बाद कौन सा है, प्लांट। और प्लांट के बाद कौन सा है, एनिमल ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि विटिकस ने इस प्रकार से क्या किया था, 5 किंगडम के बारे में बताया था। मोनेरा किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में, उसके बाद उन्होंने बताया था फंजाई किंगडम के बारे में, फिर उन्होंने बताया प्लांटी किंगडम के बारे में, एंड लास्ट में उन्होंने बताया है एनिमल किंगडम के बारे में। हम लोग इसमें कौन कौन सा रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। हाँ ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मोनेरा डिस्कस हो चुका है, प्रोटिस्टा हम लोग कर चुके हैं, फंजाई भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो चलो प्लांट किंगडम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। ये मुझे बताइए, प्लांट जो हमारे होते हैं वह कैसे ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक, मुझे ये बताओ जल्दी। प्लांट कैसे ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। एक्सलेंट बेटा सफीना, वेरी गुड सफीना, सुचिता, वेरी गुड बेटा। हाँ, ये ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। ऑटो का मतलब होता है खुद से। ठीक है ना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या खुद से। जो अपना खाना खुद बना लेता हो ना, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटो का मतलब होता है खुद से, सेल्फ। जो सेल्फ से, खुद से न्यूट्रिशन अपना बना ले तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। बेटा जी एक और बात बताना, प्लांट जो है वो तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल का बना हुआ है ना। प्लांट जो है वो मल्टी सेल्युलर है ना। अच्छा, प्लांट हमारा जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद से बना लेता है। तो मुझे ये बताइए कि प्लांट जो जिस प्रोसेस के जरिए खाना बनाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस ना। फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड नरगिस सफीना, एक्सेलेंट। प्लांट जो है ना फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाता है। ओके। चलिए बेटा जी एक और बात बताना मुझे, प्लांट जो हमारा होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना है या यूकैरियोटिक सेल का, जल्दी मुझे बताओ। प्लांट किस चीज का बना हुआ है, सेल उसमें कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। वेरी गुड बेटा, इसमें सेल होते हैं यूकैरियोटिक, एक्सेलेंट। यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ होता है ना। अच्छा, प्लांट की खासियत है कि इसका जो सेल होता है, उसके सेल के ऊपर में एक लेयर होता है नॉन लिविंग मटेरियल का, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। पता है ना हम लोगों को, इसके ऊपर में सेल वॉल होता है। और सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है, कोई बताएगा क्या। सेल वॉल किस चीज का बना होता है। वेरी गुड बेटा। हाँ, ये बना होता है कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ठीक है ना बेटा, ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है ना। तो इतनी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा जी। मैं फिर से बताता हूँ, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बना लेता है। प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी सेल से बने हुए होते हैं। प्लांट का जो सेल होता है वो असल में यूकैरियोटिक होता है। और प्लांट के सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो कि सेलुलोज का कंपोज्ड होता है। ठीक है ना। यहाँ तक हमें क्लियर है। चलिए जी, इससे आगे कुछ और भी हम लोग डिस्कस कर लें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, घेर देता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे घेर देता हूँ, ध्यान देना।
अब मुझे तुम बताना, प्लांट जो है, हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोई मुझे बताओ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है? वेरी गुड सफीना, वेरी गुड। सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है। और बहुत सारे सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बताना मुझे। वेरी एक्सीलेंट बेटा। बहुत सारे सेल आपस में मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे टिश्यू क्या बनाते हैं? जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? बताना नाश्री। हाँ, बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एक्सीलेंट बेटा। और इस ऑर्गन सिस्टम से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है ना? तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें, तो हम देखते हैं तो हमें पता चलता है क्या, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो हमारा होता है ना, ठीक है बेटा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है सेल। ठीक है ना? इस सेल से, बहुत सारे सेल से मिलके बनता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गेन, और बहुत सारे ऑर्गेन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को। बेटा इससे आगे देखो, अगर हम लोग प्लांट में देखेंगे तो प्लांट को पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है प्लांट का टिश्यू। नहीं, पहले प्लांट का सेल डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम लोग बात कर लेंगे प्लांट का टिश्यू। तो अब हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? तो चलिए बेटा, हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं। मुझे ये बताओ, अभी तक जो हमने बताया इसमें किसी को प्रॉब्लम? किसी को भी? हाँ कपिल, तुम्हारा मैसेज देख रहा हूं मैं। बेटा किसी को भी प्रॉब्लम बताना मुझे। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो कोई, ओके वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, इसको अपन इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बेटा जी, हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा प्लांट सेल की बात करते हैं। ठीक है ना? प्लांट का जो सेल होता है, उस प्लांट के सेल की बात करते हैं, कैसा होता है वो। तुम लोग सेल चैप्टर में पढ़े होगे, और नहीं भी पढ़े हो तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर हम लोग प्लांट सेल का बात करेंगे ना, तो ये प्लांट सेल है हमारा, मान लो ये हमारा प्लांट सेल। ठीक है ना? और एक और सेल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? एक और सेल बना लेते हैं बेटा, ध्यान देना। ये एक और सेल, उसके बगल में, सॉरी मैं वही कलर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये जो हमारा है एक और सेल, इस तरीके से। ठीक है ना? अपन एक और सेल बना लेते हैं, आ, इस तरीके से। ठीक है ना? ये बहुत सारे सेल जो है आपस में कुछ इस तरीके से यहाँ पे होंगे, बहुत सारे सेल हैं। ठीक है ना? हम एक सेल में की बात करते हैं, एक सेल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा। हम लोग प्लांट के इस सेल की बात करते हैं। ठीक है ना? तो प्लांट सेल की ये जो मेम्ब्रेन, ये जो हम तुम संरचना जो बना रहे हैं, ये वाली संरचना, ये क्या कहलाएगी बेटा जी? ये कहलाती है प्लांट का मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग इसके सेल मेम्ब्रेन के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? ये है प्लांट का सेल मेम्ब्रेन ना। अच्छा बताना, इस सेल के अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसी भी सेल के अंदर में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? जो लिक्विड होता है? वेरी गुड बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं सेल का लिक्विड या साइटोप्लाज्म ना। इसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म के बोल सकते हैं हम लोग, प्लांट के अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है ना, प्लांट के अंदर में ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इसी लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से डिस्कस करेंगे। मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, बाद बाकी का स्ट्रक्चर मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना? बेटा जी, प्लांट के सेल के अंदर में देखेंगे तो एक ऐसा ब्रेन के जैसा संरचना होता है। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ उसको। अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर में एक ब्रेन के जैसा संरचना होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नजीर बेटा, तुम्हारा फर्स्ट क्लास है ना, थोड़ा वेट कर लो बेटा, समझ में आएगा। ठीक है ना? चिंता मत कीजिए, मैं देख रहा हूँ। देखो, प्लांट के अंदर में तुम देखोगे तो तू, जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर में ब्रेन होता है, वैसे ही प्लांट के अंदर में भी ब्रेन होता है, जो सोचने समझने में, वो सेल कौन सा काम करेगा कौन सा काम नहीं करेगा, उस चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? ये जो संरचना बना रहे हैं, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, याद करो, तुम लोग पढ़े होगे कभी, नाइन्थ में पढ़े होगे। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस।
ठीक है ना। इसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये क्या है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे हमारा ब्रेन था वैसे ही सेल का ब्रेन, सेल का ब्रेन हम लोग बोल सकते हैं। ये है सेल का ब्रेन। इसी जगह से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं सेल के अंदर में। सेल हमारा क्या काम करेगा नहीं करेगा, सेल कैसा होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें जो है ना यहीं पे इसी से कंट्रोल्ड होती है बेटा। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, ध्यान दो। इससे आगे हम लोग देखें तो ध्यान देना, उसके अंदर में तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में बहुत सारे छेद भी देखने को मिलेंगे आपको। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस में कुछ छेद है, कुछ पोर्स है। ठीक है ना। इस छेद के जरिए चीजें जो है वो न्यूक्लियस से अंदर न्यूक्लियस से बाहर जो है आ जा सकती है। ठीक है ना। मैं कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ बेटा, ध्यान देना। यहाँ से इस छेद से चीजें जो है अंदर बाहर आ जा सकती है। ठीक है ना। ये जो छेद है यहाँ पे बेटा ध्यान देना, ये न्यूक्लियर पोर है। ठीक है ना। और तुम देखोगे क्या यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के बाहर कुछ इस तरीके से जालीदार नुमा संरचना ऐसे प्रेजेंट होती है, इस प्रकार से लगी हुई होती है। कोई मुझे बता सकता है कि ये जालीदार नुमा संरचना जो है इसको क्या बोलेंगे? क्या कोई बता सकता है इस जाल नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? एक्सेलेंट बेटा। इसको हम लोग नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो वर्ड पे ध्यान देना। इंडो, इंडो का मतलब होता है अंदर में। ठीक है ना। इंडो, इंडो का मतलब होता है अंदर में। किसके? तो साइटोप्लाज्म के अंदर में। वर्ड पे ध्यान दो। इंडो का मतलब होता है अंदर में, किसके? तो साइटोप्लाज्म के ना। और क्या है ये? तो जालनुमा संरचना है, इसीलिए बोलेंगे रेटिकुलम। रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं जालनुमा संरचना। ठीक है ना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इसपे दानेदार संरचना रखा हुआ हो जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम, याद करो। अगर इसके ऊपर में दानेदार संरचना रखा हुआ हो तो हम लोग बोलेंगे ये रफ है। इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा जी। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर में दानेदार संरचना नहीं रखा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अभी हम लोग केवल नाम सुन रहे हैं, ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना। अब ध्यान देना, होता क्या है कभी कभी यहाँ पे ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पुराना हो जाता है, और पुराना होकर के कुछ इस तरीके से तस्तियारी संरचना में बदल जाता है। ध्यान देना, ये पुराना होकर के कुछ इस तरीके का तस्तरी नुमा संरचना में बदल जाता है। कोई बताएगा क्या इसका नाम क्या है, ये जो तस्तरी नुमा संरचना मैंने बनाया? वेरी गुड बेटा फतेहा। इसको हम लोग बोलते हैं गॉल्जी एपरेटस। एक्सेलेंट बेटा। इसको बोलते हैं हम लोग गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी एपरेटस के नाम से डिस्कस करते हैं ना बेटा। चलो इसके अलावा बात कर लेते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण संरचना जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो जो आपको भी दिखने वाला है वो क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण संरचना यहाँ पे तुमको दिखेगा, एक दो झिल्ली की संरचना, कुछ इस प्रकार की। ध्यान देना, कुछ इस प्रकार की एक दो झिल्ली की संरचना दिखेगी। और ये झिल्ली जो है ना, इस झिल्ली की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। असल में यहीं भी फोटोसिंथेसिस का काम होता है। कोई नाम बताएगा इसका क्या? वेरी गुड बेटा। ठीक है ना। तो इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अच्छा बेटा, कपिल बोल रहा है कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। पता है कपिल, हम भी हिंदी मीडियम से ही है। और हमको तो, तुमको तो ज्यादा नंबर आया होगा, पता है हमको 10th में कितना नंबर आया था इंग्लिश में? गेस करो कितना नंबर आया होगा। तुमको विश्वास नहीं होगा, इतना नंबर आया था। समझ रहे हो ना। 100 में से 30 नंबर इंग्लिश में हमको आया था। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है बेटा। बेटा ये होता है कि आपको पढ़ना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो महत्वपूर्ण होता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कभी भी महत्वपूर्ण नहीं आया है। देखो हमसे ज्यादा ज्यादा नंबर लाया है। और सालिक भाई हमारे क्लास में आ चुके हैं सब, एक बार जो है ना ताली बजा देना उसके लिए। बेचारा कितना मेहनत करके आया है, आधा घंटा बाद क्लास में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम लोग अगर कल से ना अगर 8:30 में अगर ज्वाइन नहीं किया ना तो किसी को भी क्लास में एंट्री नहीं देंगे, ध्यान रखना इस चीज को। बाराती में पहुंच जाता है सब, दावत पर लेने पहुंच जाता है डायरेक्ट। चलो क्लास ले लेते हैं, सब पे उपकार कर देते हैं गधा कहीं का।
बहुत बिठाओगे तुम लोग। टाइम पे आया करो, लेट से आओगे तो समझ में आएगा, मेरे क्लास में नहीं आएगा समझ में, बाद में फिर चिल्लाते फिरोगे। बेवकूफ कहीं के। सबको बोल रहा है, साली कोई नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा है। समय पे जुड़ो, मेरा तबीयत आज खराब था पता है तुमको, फिर भी हम टाइम पे आए हैं ना। हाँ। गंदा आदत है। एकदम समय पे जुड़ना है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, ये जो संरचना है, ये जो संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और बेटा जी यहीं पे फोटोसिंथेसिस का काम होता है, खाना बनाने का काम जो है ना, इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसलिए तो उसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल ना। एक और संरचना महत्वपूर्ण है जो हमने नहीं बनाया, ठीक है ना। उस संरचना को भी हम लोग देख लेते हैं। तुम कहीं पे देखोगे ना, कुछ इस प्रकार की संरचना होगी, कैसी, ध्यान देना बेटा। ऐसी संरचना, ऐसी कहीं कहीं पे रखी हुई मिलेंगी आपको, ऐसी संरचना। और इस संरचना में कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ बनाया हुआ मिलेगा। हम लोग बाद में इसके बारे में बात करने वाले हैं। कोई बताएगा क्या ये कौन सी संरचना है? कोई भी? जल्दी। वेरी गुड बेटा, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सेलेंट बेटा। इस संरचना को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड सुचेता, सभी ना ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो प्लांट सेल जो हमारा होता है ना, ध्यान देना, प्लांट सेल के अंदर में इस तरीके की कुछ संरचनाएं जो होती है वो रखी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में ये संरचना होती है। चलो जी, ये तो हम सेल का संरचना हमने डिस्कस किया। अब आगे बात करते हैं। पता है आपको, ये प्लांट सेल अपने बॉडी के बाहर में कुछ केमिकल निकालता है। ध्यान देना मेरी बात। प्लांट सेल अपने बॉडी के अंदर बाहर में कुछ विशेष प्रकार का केमिकल सीक्रेट करता है। कैसा केमिकल, तो ध्यान दो। कुछ इस प्रकार की केमिकल जो है उसको सीक्रेट करेगा। और ये जो केमिकल है, ध्यान देना, ये जो केमिकल है ना, उसके शरीर से बाहर निकला हुआ है तो मरा हुआ संरचना होगा, नो डाउट। और बड़ा ही कठोर संरचना होता है ये जो मैं डॉटेड डॉटेड बना रहा हूं, ये बहुत ही कठोर होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत हार्ड होता है। इतना हार्ड होता है कि किसी भी केमिकल को उसके अंदर में जाने से, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोकता है। ठीक है ना। तो चलिए जी, हम लोग सब में बना देते हैं, इस प्लांट सेल में भी बना देते हैं। वेरी गुड सहनवाज, एक्सलेंट बेटा। ठीक है ना। वेरी गुड आसवी। हाँ। हाँ। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो इसके बाहर में इस तरीके का संरचना जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। ओके सुचेता, मैं बता रहा हूँ बेटा। ठीक है ना। इस तरीके की संरचना जो है इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। ये जो संरचना मैं बना रहा हूं ना, असल में इस संरचना को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। चलिए जी, मैं इसको थोड़ा बना ही देता हूँ। इस संरचना को हम लोग बोलेंगे, ये जो बाहर में जो मोटा सा लेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल, या इसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। समझना मेरी बात। इस लेयर को हम लोग कोशिका भित्ति, या हम लोग इसको सेल वॉल के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। और इस तरीके से देखोगे तो पता चलेगा कि जो हमारा प्लांट है ना, ये प्लांट आपस में सेल वॉल के द्वारा जो होता है अलग किया हुआ होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं, ध्यान दीजिए। प्लांट सेल का सेल वॉल जहां पे जुड़ता है ना, वहां पे इस तरीके से एक सीमेंट रखा हुआ होता है। इस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम क्या है, कोई बताएगा क्या? हम्म। इस सीमेंटिंग मटेरियल का क्या नाम होगा? वेरी गुड बेटा। इस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम होता है, ये जो दो सेल के सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होगा कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला। एक्सीलेंट बेटा। इस सीमेंटिंग लेयर को हम लोग बोलेंगे मिडिल लैमेला, जो कि प्लांट सेल के दो सेल वॉल के बीच में होता है। चलिए जी, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये जो संरचना है, इसको हम लोग बोलेंगे मिडल लैमेला। ठीक है ना। एक और चीज, तुम कहीं कहीं पे क्या देखोगे पता है तुमको? तुम कहीं कहीं पे देखोगे क्या, कि प्लांट जो होता है ना, उसके सेल जो होता है ना, कहीं कहीं पे प्लांट के सेल के बीच में एक कनेक्शन होता है, सीधे एक दूसरे से वो जुड़ा होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। कुछ ऐसी नली होती है जो सीधे एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती है। क्या इस नली का नाम बता सकता है कोई? जल्दी मुझे बताओ। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। यहाँ पे ये जो नली होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से सीधे जोड़ती है, इस नली को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। वेरी गुड फतेहा, सफीना। इस नली को जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है ना। प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। ये नली है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से डायरेक्ट जोड़ती है। ओके।
चलिए बेटा जी, एक चीज जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना भूल गए हैं, यहाँ पे ये, इस पूरे प्लांट में ना एक बड़ा सा थैला रखा हुआ तुमको मिलेगा। अब इस सेल में तो उसका जगह नहीं है, मैं इस सेल में बना देता हूँ। प्लांट में एक बड़ा सा थैला तुमको रखा हुआ मिलेगा। बता सकते हैं इस थैला का नाम क्या है? कोई भी, जल्दी बताओ। इस प्लांट में जो बड़ा सा थैला रखा हुआ था उसको क्या नाम देते हैं? वेरी गुड बेटा, अर्जुन। वेरी गुड बेटा। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं सैप वैक्यूल, या इसको लार्ज वैक्यूल बोलते हैं ना, जिसमें प्लांट अपना कचरा वगैरह जो है ना उसको जमा करके रखता है ना। तो प्लांट के सेल में तुमको सैप वैक्यूल भी मिलने वाला है, थैला मिलने वाला है, जिसको सैप वैक्यूल के नाम से जानते हैं, जिसमें वो पानी और कचरा को जमा करके रखता है और मिनरल्स वगैरह को जमा करके रखता है। एक्सलेंट बेटा। एक और चीज, प्लांट के पास में प्रोटीन फैक्ट्री भी होगा। कोई बता सकता है प्रोटीन फैक्ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? कोई भी? वेरी गुड बेटा। प्लांट के पास में प्रोटीन फैक्ट्री होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और कोई बताएगा कौन सा राइबोसोम होता है, 70S या 80S? वेरी गुड सफीना, 80S राइबोसोम होता है बेटा। तो ये चीजें हम लोग सेल में डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट सभी हम आउटलाइन दे रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ जी ये सब हम पढ़े हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से देखिए, तो प्लांट में जो है ना क्या क्या चीज हमको मिला, एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान देना बेटा। हम लोग देख रहे हैं, प्लांट में एक भित्ति, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में अगर हम लोग देखें तो हमारा एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल का लिक्विड या साइटोप्लाज्म। जो प्लांट सेल का ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियस के नाम से डिस्कस किया गया है। ध्यान देना बेटा। और फतेहा, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल वो सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, वो सेल चैप्टर में आएंगे ना तो डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, जो 9th 10th में तुम लोग पढ़ के आए हो तो उतना ही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा। इस चैप्टर पे आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ ध्यान दो। प्लांट में एक जालीनुमा संरचना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वो खुरदुरा जाली होगा तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना? और अगर वो, हम लोग बात करेंगे, अगर वो हमारा स्मूथ होगा तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। प्लांट में एक डब्बा नुमा संरचना, तस्तरी नुमा संरचना होता है जिसको गोल्जी बॉडी के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद प्लांट में एनर्जी के लिए एक हमारा चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको याद करो हम लोग पढ़ के आए हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? वैसे प्लांट में हमारा हमारा किचन हाउस ऑफ भी होता है जो कि खाना को बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हमारा ये है जो कि किचन हाउस के जैसे काम करता है, यहीं पे खाना बनती है। ठीक है ना? उसके अलावा हम लोग देखें तो प्लांट में एक सेल दूसरे सेल से जो जुड़ता है उस नली को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है ना? प्लांट में बड़ा सा डब्बा जिसमें कचरा रखा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैप वैक्यूल। ध्यान देना बेटा। ठीक है ना? प्लांट में 80S राइबोसोम होता है जो कि उसमें क्या करता है, बोल सकते हैं प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट के सेल वॉल को आपस में जोड़ने के लिए जो हमारा परत है, सीमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला। ठीक है ना? तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे ओवरऑल एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ये चीज आप लोग जो है ना 9th 10th में भी पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 8 में भी है। थोड़ा बेसिक चीज था ये। और अगर ये चीज समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा भी हड़बड़ाना नहीं है, जो लोग पढ़ा है उसी को ये चीज समझ में आएगा, सबको नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है इस चीज को समझ के, डरना नहीं कि अरे सर क्या बता रहे। ठीक है ना? ये बहुत आसान चीज है बेटा, चुटकी में समझ में आ जाएगा। क्या क्या कि अगर हम लोग नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जल्दी चैट बॉक्स में लिखो नो सर या क्वेश्चन पूछो। ओके। अच्छा फरीन, ये चैप्टर हो गया है। वेरी गुड बेटा। ओके। सर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेल वॉल, क्या लिख रहा है? एक मिनट बेटा। और बैक्टीरिया विंग, बेटा फिर से मैसेज करना। अगर इनमें से कोई ना रहे तो क्या नुकसान होगा? बेटा बात करेंगे उसके बारे में। बेटा वो बैक्टीरिया का जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अभी मत पूछो, बाद में इसको करेंगे हम लोग, ये अभी के टॉपिक का नहीं है। ओके। बेटा क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, खाना बनाना, उसको किचन हाउस बोलते हैं। ओके। आज भी मैं सबका मैसेज देखता हूँ बेटा, सबका मैसेज देख रहा हूँ। ओके जेवा, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हम लोग को क्लियर है। सर मैं 10th में भी पढ़ा हूँ इसीलिए। ओके बेटा, वेरी गुड। गुड। ओके बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं अपन।
ध्यान दो, हम लोग प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 9th 10th में हम लोग इसको पढ़ के आए हैं। अब इससे आगे बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग प्लांट सेल के बाद आ जाते हैं प्लांट टिश्यू पर, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू, कोई हमें बता सकता है प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के हैं? कोई भी, अगर पढ़ के आए हो तो। वेरी गुड बेटा। ओके बेटा फरीन, वेरी गुड बेटा। ओके, चलिए जी मैं बताता हूँ प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करेंगे ना, तो प्लांट टिश्यू जनरली डिवीजन करने की कैपेसिटी के आधार पे उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू को हम लोग डिवीजन करने के आधार पे हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कोई बताएगा क्या कौन कौन सा है? वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। हाँ, विभाजन के आधार पे, डिवीजन के आधार पे, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा सालिक। हाँ, हम लोग अगर बेसिस ले ले, ध्यान देना, अगर हम लोग बेसिस ले ले डिवीजन, डिवीजन के आधार पे, तो ध्यान देना दो तरीके का हमारा प्लांट टिश्यू है। एक डिवीजन, एक टिश्यू वो जो कि डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। एक तो हमारा है डिवाइडिंग टिश्यू ना, और जो दूसरा जो डिवाइड नहीं करता है, जिसमें डिवाइड करने का आदत छूट गया है, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। कोई बता सकता है क्या कि डिवाइडिंग टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी बेटा जी, डिवाइडिंग टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड सालिक। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अगर डिवाइड करने का क्षमता हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर डिवाइड करने की क्षमता नहीं हो तो क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ तो मुझे। वेरी गुड सालिक, एक्सेलेंट बेटा। और भी बताओ, सब बताओ, सब पढ़ के आए हो इस सबको? 9th 10th में ये पढ़ना था। ओके, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अगर डिवाइड करने की आदत छूट चुका है तो उसको हम लोग बोलेंगे, वो हमारा है ना परमानेंट टिश्यू हो गया है ना। तो बेटा जी अगर हम लोग देखें तो प्लांट टिश्यू दो तरीके का हुआ, या तो वो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा या तो हमारा परमानेंट टिश्यू होगा ना। चलिए जी थोड़ा परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कोई बताएगा क्या परमानेंट टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के हैं? जल्दी। एक्सेलेंट, दो प्रकार का है। अगर प्लांट सेल एक ही प्रकार का, प्लांट टिश्यू अगर एक ही प्रकार के सेल से बना हुआ हो, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, ठीक है ना। अगर एक ही टाइप के सेल का वो बना हुआ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब वो जो हमारा है ना, वो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लीजिए वो हमारा जो परमानेंट टिश्यू जो हमारा है, वो एक तरीके का नाम बन करके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल से बना हुआ हो, ध्यान देना, अलग अलग प्रकार का जो सेल है उससे मिलकर बना हुआ ना। तो बेटा जी इसको हम लोग क्या नाम देंगे अगर अलग अलग प्रकार के सेल से बना हुआ हो तो? हाँ, तो उसको हम लोग नाम देंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बात करें तो पता चलता है हमारे पास में परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का हुआ। एक तो परमानेंट टिश्यू हमारा जो है वो एक ही प्रकार के सेल से बना हुआ है। अगर एक प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ हो तो उसको हम लोग नाम देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू ना। और अगर बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल से बना हुआ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ना बेटा। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ इस चीज को जो भी मैंने बताया, ध्यान देना। प्लांट टिश्यू डिवीजन के आधार पे डिवाइड करता है कि नहीं करता है, उसके आधार पे दो तरीके का है, एक डिवाइडिंग टिश्यू हो जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं करता है तो उसको नॉन डिवाइडिंग टिश्यू बोलेंगे। जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं उसको हम लोग विशेष नाम से जान सकते हैं, उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए वो डिवाइड करने का आदत छोड़ चुका है तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानेंगे, उसको हम लोग परमानेंट टिश्यू के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम लोग परमानेंट टिश्यू को देखेंगे तो ध्यान देना, परमानेंट टिश्यू, माही बोले सर डिवाइडिंग टिश्यू किसे कहते हैं? बेटा जो डिवाइड कर रहा है, जो एक सेल दो सेल में बदल जाएगा ना, ये एक सेल था, ठीक है ना,
और वो डिवाइड करके दो सेल में बदल गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये हमारा डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग टिश्यू है। ठीक है ना। चलिए, फिर हमने क्या डिस्कस किया, हमारा अगर वो परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार के सेल से बना हुआ हो तो उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर एक से बहुत सारे प्रकार का बना हुआ हो तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना। तो बेटा जी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। अनिस का कहना है सर अ प्लांट टिश्यू दैट हैज द पावर टू डिवाइड इटसेल्फ एक्टिवली थ्रू आउट इट्स लाइफ इज कॉल्ड मेसोमेरिक टिश्यू। हाँ वही बात बोल रहे हैं। अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में। ओके एक्सलेंट बेटा, गुड गुड सफीना, गुड फतेहा, ओके नरगिस, ओके नाजरीन, ओके अनस, ये हु डिस्कवर्ड मेस्टेमेटिक टिश्यू ये तुम्हारे सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है बेटा। ठीक है ना। ओके, चलिए जी तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो हम लोग को ये पता चला मेस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग है, परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग है। परमानेंट टिश्यू दो तरीके का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं, इसको अपन मिटाते हैं। चलो, मैं जल्दी से मुझे बताना, डिवाइडिंग सेल को क्या बोले, डिवाइडिंग टिश्यू को क्या बोलेंगे, चैट बॉक्स में बताओ। डिवाइडिंग टिश्यू को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। हाँ, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। अब चलिए जी हम लोग थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ख्याल ले लेते हैं, इनका थोड़ा देख लेते हैं कैसे है भाई साहब हमारे। ध्यान देना, अगर हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखेंगे तो ये डिवाइडिंग टिश्यू है। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइड करेगा तो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले एक पौधे की बात करते हैं, एक प्लांट बना लेते हैं और देखते हैं पौधे में कहाँ कहाँ पे डिवीजन की जरूरत होती है। ठीक है ना। अगर हम लोग एक पौधे का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है ना, मान लीजिए पौधा है हमारा, ठीक है ना, इस पौधे में हम लोग देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे ग्रोथ होता है बताओ, कोई बताएगा क्या। इस पौधे में इसकी लंबाई बढ़ती है ना, इसकी चौड़ाई बढ़ती है, यही दो चीज तो होता है ना। और कहीं कहीं से क्या होता है, डाली निकलती है, डाली निकलती है ना। तो ध्यान दो, अगर लंबाई बढ़ती है तो लंबाई को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऊपर में टिश्यू होना चाहिए जो लगातार डिवाइड करे ना। अगर चौड़ाई बढ़ती है तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे टिश्यू होना चाहिए जो लगातार क्या करे, इसकी चौड़ाई को बढ़ाए ना। और डाली निकलती है तो डाली निकलने के लिए भी यहाँ पे कुछ टिश्यू होना चाहिए ना। तो इसके पोजीशन के आधार पे वो हमारा डिवाइडिंग टिश्यू कहाँ पे है, ऊपर में है या इस तरीके से रखा हुआ है या कहीं कहीं से इस तरीके से निकला हुआ है। इस आधार पे तीन प्रकार के बोल सकते हैं मेस्टेमेटिक टिश्यू होगा। माथे पे होगा तो उसको हम लोग एपिकल बोलेंगे, साइड साइड में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मेस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर लेते हैं। ध्यान देना, देखो ये डिवाइडिंग टिश्यू है, ये टिश्यू डिवाइड करता है। तो देख लो प्लांट में क्या क्या हो सकता है, प्लांट में क्या हो सकता है, प्लांट की लंबाई बढ़ सकती है इसके लिए हो सकता है मेस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है इसलिए हो सकता है मेस्टेमेटिक टिश्यू, और प्लांट्स में डाली निकलती है इसके लिए हो सकता है मेस्टेमेटिक टिश्यू। इन तीनों काम के लिए मेस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में होना चाहिए। तो चलिए जी एक प्लांट बना करके अपन देख लेते हैं, ध्यान देना। एक हम लोग हाइपोथेटिकल प्लांट बनाते हैं, मन गढ़ंत अपने मन से मान करके एक प्लांट बनाते हैं। मान लो ये प्लांट है, ठीक है ना। तो तुम देखोगे क्या, इस प्लांट की लगातार लंबाई बढ़ रही होती है, प्लांट जो है ना लगातार लंबा हो रहा होता है ना। और प्लांट का जो जड़ है वो भी लगातार लंबा हो रहा होता है ना। तो कहने का मतलब कि प्लांट के शीर्ष पे, प्लांट के माथे पे कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू होने चाहिए जो लगातार डिवीजन करके क्या करें, लगातार डिवीजन करके वो उसको ग्रो करवाए ना। माथे पे होना चाहिए। वैसे प्लांट के जड़ में भी कुछ विशेष प्रकार के सेल होने चाहिए जो लगातार डिवाइड करके उसके जड़ को बढ़ाए ना। तो चूंकि ये माथे पे है, चाहे जड़ के माथे पे है चाहे प्लांट के ऊपर वाले माथे पे है तो फुनगी पे, जड़ की फुनगी पे, या बोल सकते हैं कि उसके माथे की फुनगी पे, कहीं ना कहीं फुनगी पे है। तो ऐसे मेस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा एपिकल मेस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल, एपिकल का मतलब होता है माथे पे, एपिक्स माथे पे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे ना। वैसे उसके जड़ में भी है, अगर जड़ में है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू बोल सकते हैं हम लोग ना। लेकिन अंतर क्या है? एक तो जो है हमारा उसके सूट सिस्टम पे है या उसके तना पे है। तना वाले सिस्टम को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं बेटा जी, एक वर्ड में लिख देता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं सूट, SHOOT। देखो, मिट्टी से ऊपर जितने भी पौधे के पार्ट होते हैं ना, उसको हम लोग सूट बोलते हैं। इस चीज को दिमाग में भी भर लो। मिट्टी से ऊपर जो भी प्लांट का पार्ट होता है उसको सूट बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर मिट्टी से ऊपर वाला हमारा एपिकल मेरिस्टेम हो तो उसको हम लोग नाम देने वाले हैं क्या? उसको हम लोग नाम देने वाले हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है ना? जबकि अगर मिट्टी के अंदर में हो, तो मिट्टी के अंदर में तो रूट होता है, तो इसलिए उसको हम लोग नाम देंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो लंबाई को बढ़ाने के लिए हमारे पास कितने प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आए हैं? दो प्रकार के, सूट एपिकल और रूट एपिकल। तो लिख देते हैं, हमारे पास दो तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आया लंबाई को बढ़ाने के लिए। एक तो हमारा आया सूट, ठीक है ना, एपिकल। और दूसरा आया हमारे पास रूट एपिकल। ठीक है ना? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है ना? ये क्या करता है? ये हमारा लंबाई को बढ़ाता है ना। चलिए जी, दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरे की बात करते हैं। ठीक है ना? हाँ बेटा, प्लांट का रूट भी डेवलप होता है बेटा, रूट एपिकल मेरिस्टेम उसको बढ़ाता है। चलिए जी, सेकंड की बात करते हैं। इसके अलावा एक और तुमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में मिलने वाले हैं। तुम प्लांट में देखोगे ना, तो प्लांट में लैटरली कुछ इस प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में रखे हुए होते हैं। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे, इस प्रकार से गोल गोल, जैसे चूड़ी हम लोग पहनते हैं या जो भी चीजें हम लोग रिंग वगैरह पहनते हैं, कुछ इस तरीके से गोल गोल उसमें रखा हुआ होता है। ठीक है ना? तो फिर मैं आंसर देता हूँ बेटा, तू पूछेगी तब तो। ध्यान दे, कुछ इस तरीके से इसमें ऐसे वाले हमारा टिश्यू होते हैं। तो ही बता, ये हमारा हम प्लांट को काट करके देख रहे हैं, प्लांट को काट के देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो तो ये डिवाइड करेगा तो क्या होगा? इसमें मोटाई बढ़ेगी ना। हाँ बेटा, वेरी गुड। ऐसे में स्टेमेटिक टिश्यू को जो इस तरीके से प्रेजेंट हो और मोटाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, उसको हम लोग बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है बेटा जी? जो कि लैटरली प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये हमारा है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। ठीक है बेटा? ये क्या करता है? चौड़ाई बढ़ाता है। ठीक है ना? तो चलिए बेटा, लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा पोजीशन के आधार पे, ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, या लैटरल मेरिस्टेम इसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिए जी, अब हम लोग तीसरा प्रकार की बात करते हैं, थर्ड टाइप की बात करते हैं। तुम कहीं कहीं पे क्या देखोगे, इस प्लांट में कोना पे, यहाँ पे, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कॉर्नर पे एकदम, ठीक है ना, तुम कॉर्नर पे कहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रखा हुआ देखोगे। ये कॉर्नर पे है। अब आप ही बताइए, कॉर्नर पे अगर ये है तो ये डिवाइड करके क्या बनाएगा? डाली का निर्माण करेगा, यहाँ से डाली निकलेंगे और क्या। अगर ये डिवाइड करेगा तो डाली निकलेगा ना। ऐसे में सिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो कि कहीं कहीं पे, हर एक जगह पे प्रेजेंट नहीं हो, कहीं कहीं पे प्रेजेंट हो और वहां से डाली निकले, तो ऐसे में सिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग विशेष नाम से जानेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इंटर कैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानेंगे। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ध्यान देना बेटा, हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है पोजीशन के आधार पे तीन प्रकार का हुआ। ठीक है ना? कौन कौन सा जी? ध्यान दीजिए। अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा आया सूट एपिकल मेरिस्टेम। ध्यान देना, सबसे पहला जो हमारा है वो है सूट एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा हमारा है रूट एपिकल मेरिस्टेम, दोनों एपिकल मेरिस्टेम ही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेम। और उसके बाद हमारा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है ना? चलो, अब तुम लोगों की बारी, तुम लोग बताना। मुझे ये बताओ, सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करने वाला है? लंबाई बढ़ाने वाला है, चौड़ाई बढ़ाने वाला है, या मोटाई बढ़ाने वाला है? जल्दी चैट बॉक्स में, क्या बढ़ाएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम? हाँ, लंबाई बढ़ाने वाला है। ये लेंथ बढ़ाएगा ना, लेंथ। ओके, किसका लेंथ? सूट्स का, मिट्टी के ऊपर वाले भाग का या नीचे वाले भाग का? सूट का या रूट का? वेरी गुड बेटा, सूट का। ओके, और रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करेगा? यह भी लंबाई को बढ़ाएगा, लेकिन किसका? रूट के अंदर वाले का। लैटरल मेरिस्टम क्या करने वाला है? जल्दी मुझे बताओ, अगर ये डिवाइड करेगा तो क्या होने वाला है? लैटरल मेरिस्टम अगर काम करेगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ मुझे। हाँ, मोटाई बढ़ेगा, या बोल सकते हैं गर्थ बढ़ेगा। मोटाई को थोड़ा प्यारा वर्ड बोलते हैं, गर्थ। ठीक है ना? या इसको विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ। मोटाई को बढ़ाएगा ये। वेरी गुड बेटा।
और इंटर कलरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगा तो क्या होगा, जल्दी मुझे बताओ। हाँ बेटा, ब्रांचिंग होगा। वेरी गुड खातिबा, वेरी वेरी गुड बेटा, डाली बनेगी। ये हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रांचिंग होगा ना बेटा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, ध्यान देना। हमें समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना हमारा, वो तीन प्रकार का है। एक तो हमारा हो गया यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, जो कि लंबाई बढ़ाता है, चाहे तना का चाहे जड़ का। दूसरा लैटरल मेरिस्टेम, जो कि हमारा जो है ना चौड़ाई बढ़ाता है। और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि ब्रांचिंग बढ़ाता है। ठीक है बेटा। चलो एक चीज मैं और तुमको बता देता हूँ, बर्दाश्त करना है इसको, आगे काम आएगा। अभी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ लेकिन आगे बहुत काम आएगा बेटा। मैं स्टार पॉइंट में लिख देता हूँ, अभी समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको अभी बता दूं। ध्यान देना, ये जो लैटरल मेरिस्टेम जो होता है ना, इसको प्यार से एक और नाम बोला गया है। इसको एक और नाम बोला गया है, ऑल्सो कॉल्ड। क्या बोलते हैं, तो लैटरल मेरिस्टेम का एक और नाम है कैम्बियम। कैम्बियम, CAMBIUM। बर्दाश्त करना, लैटरल मेरिस्टेम को हम एक दूसरा नाम देते हैं कैम्बियम। और इस आधार पे ये कैम्बियम जो है ना दो तरीके का होता है। टू टाइप का लैटरल मेरिस्टेम होता है, या टू टाइप का कैम्बियम होता है। कौन कौन सा, एक को हम लोग बोलते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। फैसिक्यूलर कैम्बियम बोलते हैं। बर्दाश्त करना, इसको हम बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा बता रहे हैं, नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं लेने का, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा जो हमारा मेरिस्टेम है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा जो हमारा कैम्बियम है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। बर्दाश्त करना, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, मैंने बता दिया। अगर ध्यान रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो भूल जाना, जरूरत नहीं है अभी याद करने की। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है कि हमारा लैटरल मेरिस्टेम का एक प्यारा सा नाम दूसरा है। अरे कफिल, जैसे तुम्हारा कोई नाम होगा ना बेटा, वैसे ही लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम है, और क्या। ठीक है ना। लैटरल मेरिस्टेम जो हमारा है, लैटरल मेरिस्टेम जो हमारा है, इसको हम लोग देखेंगे तो इसको एक और नाम से पुकारा गया है, इसको कैम्बियम बोला गया है। ठीक है ना। दूसरा, ये दो टाइप का होता है, दोनों टाइप हम लोग को याद रखना है। एक को बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कॉर्क कैम्बियम। बेटा फरहीन, अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इंटरनेट खत्म हो गया है। हाँ ये सही बोला साले, लैटरल मेरिस्टेम उर्फ कैम्बियम। जैसे सालिक उर्फ रामलाल, वैसे यहाँ पे है लैटरल मेरिस्टेम उर्फ कैम्बियम। ठीक है ना। तो लैटरल मेरिस्टेम को हम लोग कैम्बियम भी बोल सकते हैं, दो टाइप का होता है, फैसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है ना बेटा। तो ये मुझे बताओ, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भूत जो है वो खत्म हुआ कि नहीं, जल्दी मुझे बताओ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर, हाँ या ना। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया, अब जिसको समझ में नहीं आया वो बताएगा, उसकी बारी। जिसको समझ में नहीं आया, लो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आया। अब हम किसको समझाए बताओ, सबको समझ में आया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर, सर मेरा भी ब्लैक स्क्रीन हो गया। सालिक तुम नेट को थोड़ा एक बार देख ले बेटा, नेट हो सकता है तुम्हारा सही से काम नहीं कर रहा हो। फरहीन बोल रही है सर आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम। नहीं, थोड़ा सा बेटा और बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस कर लिए, अब हम लोग चलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना। देखो सैफ मेरा बोल रहा है कि सर 30 मिनट और खींच सकते हैं हम लोग। फरहीन, मेरा तबीयत खराब रहता है लेकिन पढ़ाई से हम समझौता कभी नहीं करते हैं। तो गलत टीचर के पास आ गई। परमानेंट टिश्यू, वैसे चिंता मत कर, आज हम जो है ना 3-4 वीडियो एडिट करके सबको भेज रहे हैं। हो सके तो ये कल तक मिल जाएगा। अब हम लोग ना हर एक वीडियो को एक दिन बाद ही अपलोड कर लेंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है। ध्यान देना, परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ। परमानेंट टिश्यू का मतलब हो गया कि वो टिश्यू जो कि डिवाइड करने का क्षमता खो देता है ना। नॉन डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं इसको। नॉन डिवाइडिंग टिश्यू को बोलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना। चलो हाँ, टिका हुआ टिश्यू, कफिल बोल रहा है वो टिश्यू जो टिका हुआ है, जो कभी डिवाइड नहीं करता है। बिल्कुल। चल बेटा ध्यान दे, परमानेंट टिश्यू को तुम अगर डिवाइड करना चाहोगे ना, उसको अगर देखना चाहोगे कितने प्रकार के हैं, तो देख ले, मैं एकदम एकदम जाहिल के जैसे बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है ना। दो तरीके का होता है। तुम उसमें देख लो कि वो जो टिश्यू है वो एक ही प्रकार के सेल का बना हुआ है, या एक से ज्यादा प्रकार के सेल से बना हुआ है। जैसे देखो, एक तरफ मैं अलग अलग रंग से बना रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा प्रकार का सेल है ना। अगर एक ही प्रकार के सेल का बना हुआ है मतलब वो सिंपल है, और क्या।
इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल टाइप का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे इसको। ठीक है बेटा। लेकिन अगर क्या हो कि बहुत सारे तरीके के सेल से बना हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे, हाँ वेरी गुड बेटा, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये दो प्रकार का हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो पता चलता है दो प्रकार का हमारा परमानेंट टिश्यू हुआ। पहला परमानेंट टिश्यू जिसमें एक ही प्रकार का सेल का बना हुआ है वो। दूसरा जो दो प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के सेल का बना हुआ है वो। अगर एक ही सेल का बना हुआ है तो उसको सिंपल बोलेंगे, और एक से ज्यादा प्रकार का बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इसमें एक ही प्रकार का सेल है, जबकि इसमें मेनी टाइप ऑफ सेल, इसमें बहुत प्रकार का सेल है। बेटा जी थोड़ा सा बर्दाश्त करना। सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो एग्जांपल की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल क्या है, ध्यान देना। एक वर्ड मैं बता देता हूँ, याद रखना, कल मैं पूछूंगा। सिंपल तीन है, पीसीएस। पीसीएस पटना साइंस कॉलेज नहीं, या पटना सेंट्रल स्कूल नहीं, इसका मतलब हुआ पैरेन काइमा। पैरेन काइमा, वेरी गुड बेटा। सी का मतलब हुआ कॉलेन काइमा, और इसका मतलब, वेरी गुड, एस्क्लेरेन काइमा ना। तो अगर हम लोग देखें तो पता चलता है यहाँ पे हमारा ये जो टिश्यू है, हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, वो दो तीन प्रकार का है। पैरेन काइमा है, कॉलन काइमा है, और एस्क्लेरन काइमा है। तीन प्रकार का हमारा जो है, इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू आया। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जबकि अगर हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स के, तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में दो ही एग्जाम्पल है। एक को हम लोग बोलते हैं जाइलम, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग फ्लोएम ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमें क्या पता चला यहाँ पे, हमें यहाँ पे ये पता चला कि परमानेंट टिश्यू कुल मिलाकर के ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल सारा मिलाकर के, तो ओवरऑल मिलाकर के हमारे पास पांच प्रकार का आया। कौन कौन सा, मैं लिखता हूँ। एक नंबर हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा नंबर कॉलेनकाइमा, तीसरा नंबर एस्क्लेनकाइमा, चौथा नंबर जाइलम, और पांचवा नंबर फ्लोएम। ठीक है ना। तो बेटा फिर से एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया इस स्लाइड में। हमने डिस्कस किया अपना परमानेंट टिश्यू वो है जिसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो गई है। ध्यान देना, अपना परमानेंट टिश्यू वो है जिसमें विभाजन की क्षमता जो है वो खत्म हो गई है। फिर हमने डिस्कस किया परमानेंट टिश्यू जो है वो दो प्रकार का है। एक ही प्रकार के सेल का बना हुआ हो तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, बहुत सारे सेल का बना हुआ है तो कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे प्रकार के सेल का बना हुआ हो तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल पीसीएस, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, एस्क्लेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम।